नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का पुनः स्वागत है हमारी इस साइंस क्लास में। बच्चों, आज हम बात करेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण और समन्वय वाले चैप्टर की, जो आपकी इस कक्षा 10 की विज्ञान का बायोलॉजी वाले भाग का अंतिम पाठ होगा। देखिए, बात करते हैं आखिरकार क्या है नियंत्रण और क्या है समन्वय। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में ये अच्छे से जाना है कि हमारा जो शरीर है वह विभिन्न प्रकार की क्या करता है, क्रियाएं करता है। आपने श्वसन पढ़ा, आपने पोषण के बारे में अध्ययन किया था, हमने उत्सर्जन और वहन के बारे में क्या किया, अध्ययन किया। अब सबसे पहली बात तो बच्चों हमारे दिमाग में ये आती है कि आखिरकार कोई भी जो जीव है वह इन अनुक्रियाओं को जन्म क्यों दे रहा है। मतलब कोई भी जीव आखिरकार यह अनुक्रिया जो है वह क्यों कर रहा है। तो यदि मैं आपसे सिंपल से कुछ उदाहरणों से बात करूं, तो जब भी हम अपने आसपास किसी भी सजीव को कोई क्रिया करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आपने किसी बिल्ली को भागते हुए देखा, तो जब आप किसी बिल्ली को भागते हुए देखते हैं तो आप पाते हैं बच्चों, फिर आपके दिमाग में कुछ हलचल ये पैदा होती है कि हो सकता है कि बिल्ली ने किसी चूहे को देख लिया हो, या इसे बिल्ली के पीछे क्या पड़ा हो, कोई कुत्ता पड़ा हो। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य क्या करता है, भोजन। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि मनुष्य भोजन क्यों करता है, तो आप कहोगे कि सर, जो मनुष्य है, मनुष्य को पहले क्या लगी बच्चों, भूख। और जब मनुष्य को क्या लगी, भूख लगी, तो उसने क्या की, भोजन करने की क्या की, अनुक्रिया की। अर्थात मनुष्य ने भोजन कब किया, जब उसे क्या लगी, भूख लगी। तो भूख लगते ही उसने भोजन खाया, यानी कि उसने भोजन खाने क्या की, क्रिया की। अर्थात आपने ये पाया कि यदि मैं आपसे कहूं कि यदि व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती तो क्या वह भोजन करता, आपका उत्तर होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या होते हैं, इस वातावरण में बहुत सारे क्या हो रहे हैं, परिवर्तन होते हैं, जिन परिवर्तनों के कारण ही कोई भी जो जीव होता है बच्चों, वह क्या करता है, अनुक्रिया करता है। और वातावरण में होने वाले ये परिवर्तन, वातावरण में होने वाले यह परिवर्तन जिनके कारण मनुष्य क्या कर रहा है, सॉरी कोई भी जीव क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके कारण कोई जीव क्या करता है बच्चों, क्रिया करता है, क्या कहलाते हैं आपके, यह कहलाते हैं उद्दीपन। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि उद्दीपन क्या है। तो जैसे यदि मैं एग्जाम्पल की बात दोबारा करूं, तो यहां पर जो भूख है वह भूख क्या है, एक उद्दीपन है, जिस उद्दीपन के कारण क्या हुआ, क्रिया हुई। और मनुष्य में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। आप पोषण करते हैं, आप श्वसन करते हैं, आप वहन करते हैं, और आप क्या करते हैं बच्चों, उत्सर्जन। अब इन सभी क्रियाओं का क्या है, नियंत्रण होना भी क्या है, जरूरी है। आखिरकार इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, कैसे होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भोजन को पचाने के लिए हमारे HCl अम्ल आवश्यक होता है। और हमारे रक्त में मान लीजिएगा आपका जो ब्लड है, उस ब्लड में जो शर्करा होती है, उस शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है बच्चों, इंसुलिन करता है। आपका जो ब्लड है, उस ब्लड में शर्करा की मात्रा ना बढ़े, इसका नियंत्रण किया जाता है इंसुलिन हार्मोन द्वारा। और इसका स्रावन होता है आपके पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय से। तो कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए, इन सभी क्रियाओं में क्या होना चाहिए, इन सभी की हमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और इन सभी क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होना चाहिए, समन्वय भी होना चाहिए। जैसे हमारे घरों में बात करते हैं कि इस घर में, जब हम हमारे घर में होते तो हम, यदि कोई हमारे आस पड़ोस बहुत अच्छा है, तो हम ये बात करते हैं कि इस घर का सेटलमेंट जो है ना, इस घर में सभी लोग एक समन्वय के साथ रहते हैं, यानी कि समायोजन के साथ रहते हैं। सामान्यतः संयुक्त फैमिलियों की जो बात होती है, जिससे उस घर में क्या नहीं होती बच्चों, लड़ाइयां नहीं होती। आपने ऐसे बहुत बार अपन देखते होंगे संयुक्त फैमिलियों में, ज्वाइंट फैमिलियों में। तो वो क्या है, समन्वय है, यानी कोऑर्डिनेशन है। ठीक इसी प्रकार से हमारे या जीवों में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उन सभी में आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है, जिससे वह लगातार एक क्रिया दूसरी क्रिया क्या ना करे, बाधित ना करे। तो आखिरकार इन सभी का नियंत्रण और समन्वय कर कौन रहा है, यही हमें क्या करना है, इस चैप्टर में अध्ययन करना है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से यह क्रियाओं का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो बच्चों, जीवों में या जंतुओं की यदि बात करूं तो जंतुओं में इस नियंत्रण के लिए और समन्वय के लिए क्या पाया जाता है, आपका तंत्र पाया जाता है। दो प्रकार के तंत्र होते हैं जो क्या करते हैं, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। पहला तो है आपका तंत्रिका तंत्र और दूसरा हो गया आपका अंतःस्रावी तंत्र। तो आपके जो जंतु हैं उन जंतुओं में दो प्रकार के तंत्र होते हैं, एक कौन सा हो गया आपका तंत्रिका तंत्र और एक कौन सा हो गया अंतःस्रावी तंत्र। और ये दोनों ही तंत्र मिलकर क्या करते हैं, सामान्यतः नियंत्रण और समन्वय अर्थात कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। अब हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का जो दूसरा वाला भाग होगा वो कौन सा होगा, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। और बहुत ही आसान सा पाठ है आपका, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन जो है वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, अच्छे से समझिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो क्या है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से कहा जाता है इंग्लिश में सामान्यतः। तो नियंत्रण और जो समन्वय है वह सामान्यतः आपका ये तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है बच्चों, तंत्रिका कोशिका से। तो तंत्रिका और जो पेशीय ऊतक होते हैं इनके द्वारा नियंत्रण और समन्वय प्रदान किया जाता है। आपका यह जो तंत्रिका तंत्र है वह तंत्रिका कोशिका का क्या है, एक संगठित जाल है। तंत्रिका कोशिका का संगठित जाल है, यानी कि आपकी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं, इसे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था, शायद राजस्थान बोर्ड 2022, इस राजस्थान बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तंत्रिका तंत्र जो है वह किसके संगठित जाल का बना होता है। तो किसके संगठित जाल का बना होता है बच्चों, आपकी इस तंत्रिका कोशिका के संगठित जाल का बना होता है। कौन, आपका यह तंत्रिका तंत्र। और इस तंत्रिका कोशिकाओं में क्या होता है कि तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वह सूचनाओं को किसके रूप में बच्चों, विद्युत आवेग के रूप में क्या करती हैं, संचरित करने का कार्य करती हैं। तो सूचनाएं जो होती हैं वह विद्युत आवेग के रूप में क्या होती हैं, संचित किसमें, आपके इस तंत्रिका तंत्र में। यानी मेनली यदि बात करूं तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल है। और इस पूरी तंत्रिका कोशिका में जो सूचनाएं हैं वह किसके रूप में, मुख्यतः विद्युत आवेग के रूप में क्या होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचित कर दी जाती हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका में सूचनाएं किसके रूप में संचित होती हैं। तो आपका उत्तर क्या हो गया, विद्युत आवेग के रूप में संचित होती है। अब हम बात करते हैं, हमारे दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो उद्दीपन है आखिरकार इन उद्दीपनों को बाह्य वातावरण से ग्रहण कौन करता है। तो इन उद्दीपनों को बाह्य वातावरण से ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में पाए जाते हैं रिसेप्टर्स अर्थात ग्राही। तो बच्चों सामान्यतः क्या होता है, ग्राही अंग जो होते हैं हमारे बॉडियों में क्या पाए जा रहे हैं, मेनली ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। और वो मुख्यतः जो 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह क्या आती हैं, इस रिसेप्टर्स के अंतर्गत आती हैं, ग्राही अंग के रूप में कार्य करती हैं। ये क्या है ग्राही अंग, यह विशिष्टीकृत क्या है, सिरे हैं जो बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। और इसमें पहला आता बच्चों, यदि मैं बात करूं तो नाक की। तो नाक क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है। अब आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि नाक के द्वारा सामान्यतः क्या कार्य किया जाता है बच्चों, स्मेल, यानी कि किसी वस्तु की गंध का पता लगाना, और गंध को क्या कह रहे हैं, घ्राण। तो याद रखिएगा आपकी जो नाक है वह सामान्यतः इन घ्राण संबंधी सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। सूंघना, खुशबू, बदबू, ये सभी कौन आ गए बच्चों,
इस ग्रहण में ही आ रही है। तो ग्रहण संबंधी सूचना ग्रहण कौन करती है? नाक। दूसरा ये आपकी जो ग्राही अंग है उसमें कौन आ जाता है? वो आ जाएगी बच्चों आपकी आंख। और जो आंख है, यह आंख क्या है? यह आंख ही है जो किसका कार्य करेगी? आपके सामान्य जो देखने संबंधी सूचनाएं हैं, उन देखने संबंधी सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य आंखों के द्वारा किया जाता है। तीसरा यदि मैं बात करूं तो हो गई आपकी कौन बच्चों? जीभ। और जीभ क्या करती है? हम जब भी कोई वस्तु खाते हैं तो हमें क्या लगता है? तीखा, मीठा, कड़वा लगता है। यानी रस जो है, उस भोजन के रस, उस रस संबंधी सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य जीभ के द्वारा किया जाता है। तो रस संवेदी सूचनाएं। चौथा कौन सा हो गया बच्चों? बताओ। त्वचा। आपको लगा कोई भी वस्तु क्या ठंडी, कोई भी क्या लगी गर्म, कब? जब हमारी त्वचा उस चीज के संपर्क में आती है। तो मेनली त्वचा जो है वह आपको तापमान संबंधी, ठंडा गर्म, ये सभी चीजें आपको यहीं से क्या होती हैं? महसूस होती है। और एक और आपकी ज्ञानेंद्रिय रह गई है, एक हो गई आपकी नाक, आंख, जीभ, त्वचा, और एक और है जिसका नाम क्या है बच्चों? कान। और कान के द्वारा हम श्रवण अर्थात सुनने संबंधी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तो यह आपके हो गए ग्राही अंग अर्थात रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मेनली जो अब तक जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहां पर दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर के बना होता है? आपका यह तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल है। दूसरा, सूचनाएं जो है उस तंत्रिका कोशिका में वह किसके रूप में चलती हैं? तो वह चलती है मेरे विद्यार्थियों विद्युत आवेग के रूप में। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमने ये पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका से बना है। तो अगला सवाल यही है कि आखिरकार तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इस तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब हम बात करने वाले बच्चों तंत्रिका कोशिका के बारे में अर्थात न्यूरॉन के बारे में। तो याद रखना, पहली बात तो क्या है कि अभी जो तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है बच्चों? तंत्रिका कोशिका। तो यह जो तंत्रिका कोशिका है वह आपकी तंत्रिका तंत्र की संरचना और क्या है? क्रियात्मक इकाई है। पूछ सकता है आपसे कि कौन सी संरचना, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो क्या होता है बच्चों? तंत्रिका कोशिका। अब यह आपके सामने क्या बना हुआ है? डायग्राम बना हुआ है तंत्रिका कोशिका का, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपसे यह एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए। चलिए हम इसके मुख्यतः भागों की बात करूं तो मैं पहला तो इसका भाग जो है वो क्या है बच्चों? दुर्मिका। इसे आप दुर्मांस भी कह देते हैं, बात एक ही है। सामान्यतः इसे डेंड्रोन कहा जाता है। दूसरा भाग है आपका कोशिका का है जिसे हम बोलते हैं साइटोन। ये बेलनाकार जो भाग है वो क्या है बच्चों? एक्सोन। और यह आपका क्या है? तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। अब हम एक एक वाले भाग की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? आपसे दुर्मिका या दुर्मांस की। बात एक ही है। क्या है बच्चों? आप देख पा रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका जो है, उस तंत्रिका कोशिका से यह क्या है? धागे नुमा क्या निकल रही है? तंतुनुमा क्या निकल रही है? संरचना है। तो तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली धागेनुमा या तंतुनुमा संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है? दुर्मिका या दुर्मांस कहा जाता है। और यह दुर्मिका दुर्मांस जो होते हैं वह आपके बाह्य वातावरण से, ये क्या है बच्चों? दुर्मिका है। इन दुर्मिकाओं में विशिष्टीकृत क्या पाए जाते हैं? सिरे, विशेष क्या पाए जाते हैं? सिरे, जो हमारे इस बाह्य वातावरण से क्या करते हैं? सूचनाओं को ग्रहण करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और यह सूचनाओं को किसके रूप में ग्रहण करता है बच्चों? विद्युत आवेग के रूप में। तो इन्हें दुर्मांस में क्या पाए जाते हैं? विशिष्टीकृत सिरे या विशेष सिरे पाए जाते हैं, जो बाह्य वातावरण से सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर इन सूचनाओं को आगे इन दुर्मांस की सहायता से कोशिका काय तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि सूचनाओं को जो दुर्मांस ग्रहण करता है वो किसके रूप में ग्रहण करता है? विद्युत आवेग के रूप में। अब यदि बात करूंगा बच्चों किसकी? आपसे कोशिका काय की। तो कोशिका काय क्या है? इसे
यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो भाग है वो क्या है, कोशिका का है। कोशिका का है के मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक, और इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, निश्चल कण। तो निश्चल कण जो है, ये निश्चल कण भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है किसमें, आपके कोशिका काय में। जो सामान्यतः कर क्या रहा है, कार्य क्या है इसका, कि यह सूचनाओं को दुर्मिका से तो क्या करेगा, ग्रहण, और ग्रहण करके इन्हें सामान्यतः तंत्रिकाक्ष तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, आपका यह कोशिका काय। बस इतना ही पढ़ना है, हमें इसके हिसाब से चलना है, कक्षा 10 के लेवल के हिसाब से बात करेंगे अपन। इसके बाद यदि बात करो बच्चों तीसरे पॉइंट की, और तीसरा हमारा जो भाग है वो कौन है बच्चों, तंत्रिकाक्ष। आप देख पा रहे हैं कि कोशिका काय से एक बेलनाकार क्या निकल रही है, संरचना। यह बेलनाकार संरचना ही क्या कहलाती है बच्चों, तंत्रिकाक्ष कहलाती है। तो कोशिका काय से निकलने वाली एक लंबी बेलनाकार संरचना क्या कहलाती है, हमारा तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन कहलाती है। अब इस तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में क्या पाया जाता है, इसमें आपका जो बाहर की ओर है, इसमें बाहर की ओर क्या पाई जाती है, श्वान कोशिकाओं से निर्मित, श्वान कोशिका से निर्मित क्या पाया जाता है बच्चों, न्यूरीलेमा आवरण पाया जाता है। बाहर की ओर तो कौन सा आवरण पाया जाता है, श्वान कोशिकाओं से निर्मित न्यूरीलेमा आवरण पाया जाता है, और जो अंदर है, इस अंदर की ओर क्या पाया जाएगा, वही श्वान कोशिकाओं से निर्मित पाया जाता है आपका माइलिन अक्षत। तो बाहर की ओर तो क्या हो गया बच्चों, आपके बाहर की ओर तो होगा कौन सा आवरण, न्यूरीलेमा आवरण, और अंदर की ओर कौन सा हो गया, माइलिनाच्छद हो गया। यह भी किससे मिलकर के बना होता है, तंत्रिका श्वान कोशिकाओं से ही निर्मित होता है। तो अंदर की ओर क्या पाया जाता है, माइलिनाच्छद, और बाहर की ओर पाया जाता है आपका श्वान कोशिकाओं से निर्मित न्यूरीलेमा आवरण पाया जाता है। इसके मध्य में आप जो देख पा रहे हैं यहां पर, इसे कहा जाता है बच्चों रेवियर नोड, रेवियर नोड कहा जाता है। इन आवरणों के मध्य में जो ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये वाला जो स्थान है, इन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, आपका रेवियर नोड कहा जाता है। अब यह कर क्या रहा है तंत्रिकाक्ष, तो यह तंत्रिकाक्ष कोशिका काय से सूचनाओं को ग्रहण करके इन्हें तंत्रिका कोशिका, या आप कह सकते हो तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब क्या हुआ वो समझो, सूचनाएं कहां गई, इस तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर, और यहां से आपके वापस से क्या प्रारंभ हो जाएगी बच्चों, दूसरी तंत्रिका कोशिका प्रारंभ हो जाएगी। सेकंड आपका नर्वस जो सेल है, ऐसा न्यूरॉन जो है आपका, वह क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगी। तो सेकंड न्यूरॉन जो है वह यहां से प्रारंभ हो गई। अब ये जो दोनों न्यूरॉन है वो इस प्रकार से जुड़ी हुई नहीं होती, इसके मध्य में क्या पाए जाते हैं, यह खाली स्थान पाया जाता है। इस खाली स्थान में भी क्या होना चाहिए, सूचनाओं का संचरण होना चाहिए। बहुत सारे आयन यहां पर पाए जाते हैं जो सूचनाओं को ले जाने में क्या करते हैं, सहायता। अब सवाल क्या वो समझो कि हमने ये पाया कि जो सूचनाएं हैं वह यहां तक किसके रूप में आई हैं, विद्युत आवेग के रूप में। लेकिन इस खाली स्थान जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य पाया जा रहा है, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहा जाता है सिनेप्स। तो आपका यह सिनेप्स जो है, अंतर्ग्रथन भी कहते हैं इसे, अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहा जाता है। क्या है सिनेप्स, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का खाली स्थान क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। और सिनेप्स में कहानी क्या है, कहानी यह है कि यहां पर सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में गति नहीं कर सकती, अर्थात सूचनाएं अभी तक पूरी तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग के रूप में गमन कर रही हैं, लेकिन इस खाली वाले स्थान तक क्या नहीं जा सकती, वह विद्युत आवेग के रूप में नहीं जा सकती। इसलिए क्या होगा बच्चों कि आपका ये जो तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है, इस अंतिम सिरे पर क्या पाई जा रही है, आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी, घुंडीनुमा संरचना। कैसी नुमा संरचना, घुंडीनुमा। इन घुंडीनुमा संरचना को कहा जाता है सिनेप्टिक घुंडी। यह तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर क्या पाई जानी है, सिनेप्टिक घुंडी। और इन सिनेप्टिक घुंडियों में बच्चों पाई जाती है क्या, आपकी सिनेप्टिक पुट्टिका। इन सिनेप्टिक पुट्टिका
जो किसे पाई जा रही है, आपकी सिनेप्टिक गुंडी में पाई जा रही है। यह सिनेप्टिक पुट्टिका क्या करती है, यह सिनेप्टिक जो पुट्टिका है वह एक रसायन या एक रसायन का क्या करती है, निर्मोचन करती है, जिसका नाम होता है न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिलीन कोलिन। तो न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिलीन कोलिन जो है इसका क्या किया गया, निर्मोचन किया गया, किसके द्वारा, आपकी इस सिनेप्टिक गुंडी के द्वारा। अब होगा क्या कि यह सिनेप्टिक जो गुंडी के द्वारा किसका ट्रांसफर किया गया है, इस न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिलीन कोलिन का ट्रांसफर किया गया है। यह न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिलीन कोलिन इन विद्युत आवेगों को बदल देगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसमें, आपके रासायनिक संकेतों में। तो यहां पर आपकी यह जो सूचनाएं हैं वह किसमें बदल गई, रासायनिक संकेतों में बदल गई, किसमें, आपकी यहां पर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेतों में परिवर्तित कहां किया जाता है, तो कहां किया जाता है, आपके इस तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर। या एक बात और बता देता हूं आपको समझना, एक बार मॉडल पेपर आया था राजस्थान बोर्ड का, वहां पर तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा नहीं दिया हुआ था, वहां पर ऑप्शन क्या था बच्चों, तंत्रिकाक्ष। तो फिर वहां पर उत्तर क्या मान लिया गया था, तंत्रिकाक्ष माना जाता है। तो याद रखना, यदि मेनली तो कहां होता है, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर, लेकिन यदि नहीं दिया हुआ तो फिर आप उत्तर क्या मान सकते हैं, तंत्रिकाक्ष मान सकते हैं। तो रासायनिक संकेतों में परिवर्तन हुआ। अब इन रासायनिक संकेतों के रूप में सिनेप्स के से होते हुए सूचनाएं जो हैं कहां पहुंच जाती हैं, दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। फिर वापस वही क्रिया होगी। यह जो दुर्मिका है वह सूचनाओं को ग्रहण करेंगी, इन पर क्रिया करेंगी और इनको किसे बदलेंगी, विद्युत आवेग के रूप में फिर बदल देंगी, और फिर यह सूचनाएं दोबारा से विद्युत आवेग के रूप में ही क्या होंगी, ग्रहण कर ली जाएंगी। तो आपने पाया, छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखना कि मेनली रासायनिक संकेतों के रूप में सूचनाएं कहां चलती है बच्चों, आपके सिनेप्स में चलती है। अब जो तंत्रिका कोशिकाओं में जो इन तंत्रिका आवेगों का जो संचरण हो रहा है, उस संचरण के लिए मेनली जो जिम्मेदार है वो कौन है बच्चों, एसिटिलीन कोलिन। याद रखना, एसिटिलीन कोलिन जो है वह इस आवेगों, तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और यह न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलीन कोलिन ही इन सूचनाओं को विद्युत आवेग से रासायनिक संकेतों में बदलने का कार्य भी करता है। तो यहां पर यह आपका कंप्लीट होता है तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसके विभिन्न भागों का वर्णन। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में और ब्रेन अर्थात मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरह अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।